So hello friends, I have got the material of organic chemistry in BSc सेकेंड या थर्ड ईयर। अब यहाँ पे देखिए आज का टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या होता है अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, चलिए समझते हैं। सबसे पहले उससे पहले आपको ये समझना होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है वो आपको बताया गया है, वहाँ पे आप जाके आप देख सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे देखिए टॉर्च से जब यूवी लाइट को हम इस ट्यूब से होकर गुजारते हैं तो यहाँ पे मोनोक्रोमेटर जिसे आप प्रिज्म बोल सकते हो इस पर पड़ता है। इस पर पढ़ने के बाद ये रेडिएशन डिटेक्टर पे पड़ता है। ये जो आपका रेडिएशन डिटेक्टर इसमें पड़ता है, इसके ये रेडिएशन डिटेक्टर जो है रिकॉर्डर से जुड़ा हुआ रहता है और रिकॉर्डर में जाके हमें ग्राफ मिलता है और वही ग्राफ हमें क्या बताता है, जो कंपाउंड इस ट्यूब में है उस कंपाउंड के बारे में बताता है ये ग्राफ। चलिए हम इतना तक तो जान गए। और एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और जान लो कि इसमें ये भी बताता है, ये जो ग्राफ है ये भी बताता है कि ये जो लाइट है यानी यूवी लाइट जो है जब इस ट्यूब में पड़ा तो इसमें कितना एब्जॉर्प्शन हुआ इसका, ये सब भी इसमें बताया जाता है कि। और वेवलेंथ जो होता है यानी कि उसमें अवशोषणांक को ही वेवलेंथ बोलते हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन को ही। जैसे कि वेवलेंथ को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, डेल्टा मैक्स लेमडा मैक्स से, लेमडा मैक्स से वेवलेंथ को डिनोट करते हैं। अब देखिए इसको हम किस तरह से बोल सकते हैं, लेमडा मैक्स को क्या बोल सकते हैं, लेमडा मैक्स को हम बोल सकते हैं अवशोषणांक। किसका अवशोषणांक, ये जो लाइट आया इधर से लाइट जो आई तो इस लाइट में जो इस ट्यूब के अंदर जो सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस का मॉलिक्यूल उसको कितना एब्जॉर्ब कर लिया, सब्सटेंस मॉलिक्यूल ये हो गया सब्सटेंस मॉलिक्यूल कितना एब्जॉर्ब किया और कितना बाहर निकला। और जितना बाहर निकला उसी तरह मोनोक्रोमेटर के जरिए रेडिएशन डिटेक्टर में पड़ा और रेडिएशन डिटेक्टर के जरिए रिकॉर्डर में चले गया। इस वीडियो में आपको पूरे लास्ट तक बने रहना ताकि आइए आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलिए देखते हैं और आप अपना इमेजिनरी पावर को डेवलप करो, मन में इमेजिन करो जो मैं बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते बिना देर किए। चलिए एक नंबर का आपका हो गया क्या, यहाँ पे देखिए गौर से देखिए यहाँ पे इन आइडेंटिफाइंग अ कंपाउंड। कहने का मतलब ये हो गया आपका कि यौगिक में यानी कि किसी यौगिक कंपाउंड की पहचान करने में, यानी कि कोई जो कंपाउंड है उसकी पहचान करने में किस प्रकार से किया जाता है। नॉट टू कंपाउंड कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ डेल्टा मैक्स, द आर आइडेंटिफाइड using this property of the compound. This method of identifying the compound is called फिंगरप्रिंटिंग। अब देखिए ये फिंगरप्रिंटिंग क्या हो गया कि यहाँ पे अभी आप देखो किन्हीं भी दो कंपाउंड की डेल्टा मैक्स का वैल्यू जो है, कोई दो कंपाउंड ले लो आप, कोई सा भी दो कंपाउंड ले लो, किन्हीं दो कंपाउंड की डेल्टा मैक्स की वैल्यू समान नहीं हो सकता है। कंपाउंड का इसी गुण को उपयोग करके दो ठो कंपाउंड है। अब मन में इमेजिन करो कि यहाँ पे देखिए दो कंपाउंड है, जैसे कि पहला कंपाउंड का यहाँ पे ग्राफ कुछ और आया, दूसरा कंपाउंड का जब ग्राफ यहाँ पे बनेगा कुछ और बनेगा। यहाँ पे ग्राफ दूसरा कंपाउंड का कुछ और बनेगा, पहला कंपाउंड का ग्राफ कुछ और बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि दोनों कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल्स एंड एटम है उनका साइज कुछ एंड शेप एंड साइज कुछ डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे जो ग्राफ है अलग अलग बनेगा। यानी कि अलग अलग तो हम बोल सकते हैं अलग अलग कंपाउंड का जो ग्राफ है अलग अलग बनेगा, जैसे कि आप जान सकते हो। यही यहाँ पे कहा गया किन्हीं भी दो कंपाउंड की डेल्टा मैक्स का वैल्यू समान नहीं हो सकता है। कंपाउंड का इसी गुण का उपयोग करके उन्हें पहचाना जाता है। कंपाउंड की पहचान करने की इस मेथड को फिंगर प्रिंटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिंगर प्रिंटिंग। चलिए ये हो गया आपका दूसरा मेथड, देख लीजिए यहाँ पे। टू फाइंड द इनएक्यूरेसी इन द कंपाउंड, क्या बोला यहाँ पे, इफ देयर इज एनी एडमिक्सचर और इम्प्योरिटीज इन द कंपाउंड इट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, यानी कि कह रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये होगा यौगिक में अशुद्धि का पता लगाने के लिए कह रहा है। कोई कंपाउंड है उसमें अशुद्धि अगर मिला दिया जाए तो क्या होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लो यहाँ पे कि यहाँ पे कंपाउंड है, ठीक। अब यहाँ पे जब यूवी लाइट को जब यहाँ पे गुजारेंगे तो इस कंपाउंड में जो है, यानी आप इस ट्यूब के अंदर जो कंपाउंड रखें उसमें कुछ अशुद्धि मिला देंगे, यानी इम्प्योरिटीज मिला देंगे, जिस कारण से ये जो ग्राफ आपका जो था वो अलग हो जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, अलग हो गया। चलिए यौगिक में यदि कोई मिश्रण या अशुद्धि है तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा पता लगाया जा सकता है। तो इससे हमको अगर कंपाउंड में कोई अशुद्धि
इम्प्योरिटीज़ है, तो इससे हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा ग्राफ के जरिए हमको पता लगाया जा सकता है। उस ग्राफ के जरिए हमें ये पता लगता है कि इसमें क्या अशुद्धि मिलाया गया, और ग्राफ में ये पता चल जाता है। जैसे कि आपको पता है इस ग्राफ में हमको ये सब कुछ पता चल जाता है। इतना तक तो आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, 3 नंबर में क्या है आपका यहाँ पे कि ज्यामितीय ज्योमेट्रिक में आप क्या करा, इन आइडेंटिफाइंग ज्योमेट्रिक आइसोमर्स सॉरी, यहाँ पे आप ऐसे करके यहाँ पे आइसोमर्स लिख सकते हैं आप, आइसोमर्स, ये हो गया आपका। अब देखिए ये जो आइसोमर्स हुआ, आप यहाँ पे ये हो गया कि ज्यामितीय समावयवी की पहचान करने में इसका उपयोग किया जाता है। कैसे? तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ और जान लो कि ये जो आपका यूवी स्पेक्ट्रम है, यूवी स्पेक्ट्रम आप लिख लो सुन के, यूवी स्पेक्ट्रम के द्वारा CIS, यूवी स्पेक्ट्रम के द्वारा क्या, यहाँ पे लिख लीजिए, यूवी स्पेक्ट्रम के द्वारा CIS एंड ट्रांस कंपाउंड में भेद दर्शाया जा सकता है। ट्रांस कंपाउंड में भेद क्या, इसमें क्या डिफरेंस है वो दर्शाया जाता है, भेद दर्शाया जा सकता है। ये हो गया आपका। इतना तक तो आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे देखिए ये जो आपका CIS है, यानी कि CIS, ये CIS एंड ये जो ट्रांस है, इन दोनों के बीच भेद दर्शाया जाता है। ट्रांस एंड CIS के बीच भेद दर्शाया जाता है, ये और इसके बीच भेद दर्शाया जाता है। कैसे? सबसे पहले यहाँ पे देखिए, 1 नंबर में यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि सिनोमिक डेल्टा मैक्स, इसे आप लिख सकते हो सिनोमिक, यानी कि इसे आप अम्ल लिख सकते हो। क्या? ये आपका अम्ल इसे लिख सकते हो। और इसे ये इसका डेल्टा मैक्स का मान हो गया कितना, 268 nm नैनोमीटर, इतना हो गया। और इसमें इसका मान डेल्टा मैक्स का मान कितना हो गया, डेल्टा मैक्स का मान इसमें हो गया आपका 272 nm, इतना हो गया। तो इन दोनों का भेद इसमें पता चल गया। चलिए अब आगे देखते हैं, ये पता चल गया आपको। अब आगे यहाँ पे देख लो, यानी कि इस क्वेश्चन में इसमें क्या करा है, क्रियात्मक समूह ज्ञात करने में, क्या क्रियात्मक समूह ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ बोला द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड कैन बी इजिली डिटेक्टेड बाय द यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ द कंपाउंड। यानी कि यह कह रहा है इसमें कि यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम के द्वारा जो आपका यौगिक है, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ यौगिक, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम, यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम के द्वारा यौगिक में उपस्थित यहाँ पे लिख लेना आप अच्छे से, यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह का आसानी से पता लगाया जा सकता है। का क्या होता है, आसानी से पता लगाया जा सकता है, चलिए इतना हो गया। यानी कि कह रहा है इसमें कि यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम में, यौगिक कोई कंपाउंड है, ठीक, कोई कंपाउंड में जो स्पेक्ट्रम बनेगा, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे इस कंपाउंड है, यहाँ पे कंपाउंड रखे, इसमें जो स्पेक्ट्रम बना, स्पेक्ट्रम में ये ग्राफ, ये जो स्पेक्ट्रम बना, तो इसे समझ लीजिए स्पेक्ट्रम के बारे में ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो क्या, यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम के द्वारा यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह, और यौगिक में उपस्थित जो क्रियात्मक समूह है उसका आसानी से पता लगाया जा सकता है, इस मतलब कि इस रूल में। चलिए ये हो गया आपका। अब लास्ट में देखो लो क्या है इसमें,
5 नंबर का देखिए रूल क्या कहता है। 5 नंबर में आपका कह रहा है क्या, यहाँ पे देखो, टू फाइंड द एटॉमिक वेट ऑफ अ कंपाउंड, यानी टू फाइंड द मोलिकुलर वेट ऑफ अ कंपाउंड, प्रिपेयर अ प्रेजेंट सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड एंड फाइंड इट्स एब्जॉर्प्शन पॉइंट ए बाय कीपिंग द सॉल्यूशन इन 1 cm। 1 cm, ये आपका क्या गया यहाँ पे 1 cm। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि किसी यौगिक का अनुभार, कोई यौगिक का जो मोलिकुलर वेट है ज्ञात करने के लिए यौगिक का 1% विलयन को तैयार करते हैं। यौगिक में जो है ना, उसका यौगिक का अनुभार ज्ञात करने के लिए 1% विलयन तैयार करते हैं तथा विलयन में 1 सेंटीमीटर लंबाई रखकर उसका अवशोषण एक ज्ञात करते हैं। और विलयन को क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर लंबाई में रखकर उसका अवशोषण ज्ञात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे आप लिख सकते हो चाहो तो ये क्या है, किसी यौगिक का अनुभार ज्ञात करने में, उसका यहाँ पे डेफिनेशन हिंदी में देख सकते हो। किसी यौगिक का अनुभार ज्ञात करने के लिए कंपाउंड का 1% विलयन तैयार करते हैं तथा सॉल्यूशन को 1 cm में रखकर उसका अवशोषणांक एक ज्ञात करते हैं। चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ इसका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लो, माना कि उसका अवशोषणांक कितना है। यहाँ पे चलिए मान लेते हैं, माना कि अवशोषणांक जो है, अवशोषणांक क्या है, अवशोषणांक, माना कि अवशोषणांक इसका हो गया, मान लेते हैं 1 A। अवशोषणांक कितना हो गया, A, माना कि अवशोषणांक A है। ठीक, अब देखिए अनुभार क्या है, अनुभार इसका हो जाएगा आपका, अनुभार हो गया आपका M। अनुभार क्या हो गया, M। मोलर सांद्रता कितना हो गया, मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता कितना हो गया, मोलर सांद्रता हो गया C बराबर 10/m। इतना हम लिख सकते हैं, C इक्वल 10/m होगी, इतना होगी। चलिए ये हो गया मोलर सांद्रता। अब आगे देख लेते हैं इसका मोटाई यानी कि लंबाई कितना है। इसका मोटाई हो गया, यहाँ पे देख लीजिए, मोटाई यानी लंबाई यानी L, तो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, कितना 1 cm हो जाएगा। अब बियर लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है यहाँ पे, उसका फॉर्मूला जैसे आपको पहले पढ़ चुके हो, तो बियर लैम्बर्ट्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो लगा देते हैं। चलिए बियर लैम्बर्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो बियर लैम्बर्ट का फॉर्मूला क्या था, A इक्वल E इंटू CL इंटू CL, ये हो गया इंटू CL। अब यहाँ पे देखिए E इंटू CL जो हुआ, तो इसको A बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, A इक्वल हो जाएगा E इंटू 10/m इंटू 1 हो जाएगा। अब 1 क्या है यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर जो लिया था, यानी कि मोटाई जो था ये था, तो यहाँ पे n लिख दिए इसलिए। तो आगे चल के ये जो है m, यहाँ पे इसे m बराबर यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपका, यहाँ पे निकल गया इसका अनुमोलिकुलर वेट, यही अनुभार इसका निकलना था, तो निकल गया 10। इस प्रकार से आपका ये आपका निकल गया अपॉन A। तो ये आपका इसका निकल गया पूरा इस प्रोसेस का, ये आपका फॉर्मूला, यानी कि ये इसका आंसर निकल गया। यानी कि क्या निकला आंसर, 10 सुमेक्रे बोल सकते हो अपॉन A निकल गया, ये इसका निकल गया बियर लैम्बर्ट लॉ के अनुसार। चलिए ये इतना तक तो आपको समझ में आ गया। इसमें बहुत ये इजी टाइप क्वेश्चन था। चलिए ये रिवाइज कर लीजिए, BSc सेकेंड ईयर इन BSc थर्ड ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये आप रिवाइज कर लीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए बस यहाँ तक ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा आपका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, IR के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।